पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने छायावाद के बारे में देखा कि छायावाद की जो समय सीमा है वो कहां से कहां तक मानी गई है, और दूसरी बात है जो छायावाद से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी थी उनके बारे में देखा। तो छायावाद की जो समय सीमा है वो 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक मानी गई है, और अलग अलग विद्वानों ने इसमें भी अलग अलग माना है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो उन्होंने इसको 1918 से लेकर 1938 तक माना है, 1938 तक माना। तो ये जो अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग समय सीमा मानी है ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है, उनके द्वारा दी गई जो परिभाषाएं वो भी आपको अच्छे से याद रखनी। मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया कि था कि परिभाषाओं से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कर रहे हैं जो हिंदी से संबंधित है। तो आप नए आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वैसे वीडियो है वो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे 5:15 पर वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। वीडियो देखते हो आप तो इसमें किसी भी प्रकार को आपको कोई गलती नजर आती है, कोई डाउट नजर आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो जिसमें सुधार किया जा सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। अब आज हम शुरुआत करें कि छायावाद की जो बृहत्तरी है उसमें 3 लेखकों 3 कवियों के नाम ऐड किए गए। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से छायावाद की बृहत्तरी में शामिल नहीं है, तो 3 नाम तो ये देंगे, एक नाम दूसरा देगा, तो आपको उसको अच्छे से याद करके जाना होता है। आगे है वो नाम देखते हैं। पहला जो नाम है वो है जयशंकर प्रसाद जिसको ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत है जिसको विष्णु कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसको महेश कहा जाता है। कहने का मतलब जिस प्रकार हमारे एक सृष्टि है, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा है जिसने इस सृष्टि को पैदा किया, विष्णु है जो इसको जो लालन पालन पोषण कर रहा है, और महेश है जो इसका संहार कर रहा है, जो मृत्यु जो प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं जो इस सृष्टि के जो रचनाकार है। उसी प्रकार हमारी छायावाद में जयशंकर प्रसाद उसको ब्रह्मा माना गया है। छायावाद का जो रचना करने वाले विष्णु है वो सुमित्रानंद पंत को माना गया है, और सूर्यकांत त्रिपाठी उसको निराला को माना गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश माना गया। तो ये जो 3 नाम है तो आपसे पूछा जाएगा कि छायावाद की बृहत्तरी में शामिल है, तो ये 3 है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक नाम दूसरा देकर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से, तो यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार का बनता है कि या तो आपसे इनके जो ये उपनाम दे रखे ब्रह्मा विष्णु में से पूछा जा सकता है कि छायावाद का वर्मा कौन है, ठीक है, छायावाद का मेष कौन है, छायावाद का विष्णु कौन है, या फिर जो छायावाद की बृहत्तरी में शामिल नहीं है तो इनमें से एक नाम दूसरा देंगे, या पूछ लेंगे निम्न में से छायावाद की बृहत्तरी में शामिल है, तो यह इसको आपको अच्छे से याद करके जाना है। आगे छायावाद की लघुत्तरी में शामिल, इसमें भी 3 नाम आते। लघुत्तरी में कौन है, महादेवी वर्मा है जिसको छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहा जाता है, दुर्गा भी नाम आता है कहीं। तो छायावाद की शक्ति या दुर्गा कौन है, महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा है और भगवती चरण वर्मा। तो ये जो छायावाद की लघुत्तरी है उस लघुत्तरी के अंदर तो एक तो है वो हमारे जो स्त्री है और 2 है वो हमारे व्यक्ति है। तो इसमें वर्मा है, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, तीनों ही वर्मा है। तो लघुत्तरी में तीनों ही क्या है, वर्मा है। इसके बाद है हमारा छायावाद के आधार स्तंभ, यानी छायावाद के आधार स्तंभ वो 4 है। छायावाद के आधार स्तंभ 4 है, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद हो गए, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए और सुमित्रानंदन पंत हो गए और महादेवी वर्मा हो गए। ये 4 है जो छायावाद के आधार स्तंभ है, यानी पूरा छायावाद है वो इन्हीं पर टिका हुआ है। प्रसाद की जन्म और मृत्यु की बात करें तो 1889 ईस्वी में प्रसाद का जन्म हुआ था और 1936 ईस्वी में प्रसाद की मृत्यु हुई थी। 1935 में प्रसाद की अंतिम जो रचना है वो कौन सी थी, कामायनी, कामायनी है वो अंतिम रचना थी, और 1936 में इनका देहांत हो गया था। निराला की बात करें तो निराला है 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी।
पंत की बात करें तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। महादेवी वर्मा है, 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर मैंने इनकी जन्म डेट और मृत्यु डेट लिखी है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन है, एक बार मैं थोड़ा इरेज करता हूं। यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन तो यह है कि छायावाद का आधार स्तंभ कौन कौन से, तो ये 4 है, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। अब आपसे प्रसाद का जन्म पूछा जा सकता है, कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में हुआ था। तारीख की जरूरत नहीं, सन आपको याद रखना है। दूसरी बात है, आपको इसको आरोही क्रम में सेट करना होता है, निम्न को आरोही क्रम में सेट कीजिए। तो आरोही क्रम का मतलब पहले प्रसाद आएगा, मैंने इसी प्रकार लिखा है, पहले प्रसाद आएगा, फिर निराला आएगा, निराला के बाद में पंत आएगा और फिर महादेवी आएगा। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, तो पहले प्रसाद का जन्म हुआ, उसके बाद में निराला, फिर पंत या महादेवी, इस प्रकार आगे बढ़ते हुए क्रम में है। इसलिए देखो 1899, 1899, 1900 और 1907 ये इनके जन्म डेट हो गई। 1936, 1961, 1977, 1987, तो इनका जन्म डेट भी आपको अच्छे से याद रखना है। जन्म डेट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। आगे देखो, छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के दार्शनिक मत, यानी जो छायावाद के जो आधार स्तंभ है 4, उनके अलग अलग मत है, दार्शनिक मत है। जयशंकर प्रसाद है, उसका दार्शनिक मत है प्रत्याभिज्ञा दर्शन, जो हमारा कामायनी के अंदर देखने को मिलता है। आनंदवाद और समरसतावाद, ये सारे जो हमारे को कामायनी में देखने को मिलते हैं। प्रत्याभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद और समरसतावाद, यानी समरसतावाद का मतलब है सभी समान रूप से रहे, आनंद से रहे, ये एक जगह जो एक समानता का भाव इन्होंने पैदा किया इसमें। सुमित्रानंदन पंत है, उसका दर्शन है अरविंद दर्शन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुआ अद्वैत वेदांत दर्शन और महादेवी वर्मा है वो है बौद्ध दर्शन। तो इनका जो अलग अलग है वो आपको अच्छे से याद रखना है। जयशंकर प्रसाद का प्रत्याभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद, समरसतावाद एक ही है तीनों नाम। सुमित्रानंदन पंत वो अरविंद दर्शन से, सूर्यकांत त्रिपाठी अद्वैत वेदांत दर्शन है और महादेव वर्मा वो बौद्ध दर्शन से। तो इनके जो ये दर्शन है इनसे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो मोस्ट चीजें वो मैंने आप यहाँ पर लिखी है, तो आप अच्छे से इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। छायावाद के प्रवर्तक विभिन्न विद्वानों के अनुसार, यानी छायावाद है, उस छायावाद के जो प्रवर्तक है, जिस प्रकार छायावाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने। तो छायावाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोगता है वो मुकुटधर पांडे है। अब छायावाद के प्रवर्तक तो अलग अलग विद्वान है, उन्होंने अलग अलग माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, यानी आचार्य शुक्ल ने किसको माना है, मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे को। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि छायावाद के जो प्रवर्तक है वो मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे है। तो मुकुटधर पांडे ने जैसे छायावाद शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। प्रभाकर माछवे व विनय मोहन शर्मा है, उन्होंने माना है माखनलाल शर्मा को। प्रभाकर माछवे और विनय मोहन शर्मा ने माना माखनलाल शर्मा को। नंद दुलारी वाजपेयी ने माना सुमित्रानंद पंत को। इलाज चंद्र जोशी व गणपति चंद्र गुप्त ने माना जयशंकर प्रसाद को। और सर्वमान्य मत की बात करें तो जयशंकर प्रसाद है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद है छायावाद के प्रवर्तक, क्योंकि इनकी जो रचना है वो 1918 में प्रकाशित हुई थी झरना, और उसमें छायावादी दर्शन, जो छायावादी परिस्थितियां, छायावादी विशेषताएं वो हमारे को देखने को मिलती है। तो सर्वमान्य मत की बात करें तो जयशंकर प्रसाद है, ये तो आपको अच्छे से दिमाग में रखना ही है। छायावाद के, यानी छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है वो मुकुटधर पांडे है, ये याद रखना है। और दूसरी बात सर्वमान्य मत है वो जयशंकर प्रसाद वाला रखना है कि छायावाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है, जयशंकर प्रसाद है, जो छायावाद के वर्मा कहलाते हैं। आगे देखो, विशेष तथ्य इसके अंदर है। छायावाद से संबंधित जो पॉइंट है वो, छायावाद कल्पना प्रधान काव्य है, यानी छायावाद के अंदर जो हमारे को रचनाएं देखने को मिलती है वो क्या है, कल्पना प्रधान है। देखिए हमने एक बार वापस थोड़ा रिवीजन करते हैं। भक्ति काल पढ़ा, भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल के बाद में हमारा रीति काल आया, रीति काल आया,
और उसके बाद में आधुनिक काल आया। तो उस आधुनिक काल के अंदर, जो आधुनिक काल में यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल के अलग अलग पार्ट किए गए थे। उन पार्टों के अंदर जो हमने शुरुआत की थी वो हमारा भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग था। और यहाँ पर हमने द्विवेदी युग, द्विवेदी युग आपको देखो अच्छे से याद करना है। फिर हमारा आया छायावाद, छायावाद। अब देखिए भक्ति काल था, उस भक्ति काल को क्या नाम दिया गया था? भक्ति काल को नाम दिया गया था जागरण काल, क्योंकि जो आदि काल था उस आदि काल के अंदर हमारे को वो चीजें देखने को नहीं मिलती है, वैसा साहित्य देखने को नहीं मिलता है, जनता में जागृति नहीं थी। और भक्ति काल के अंदर उसके अंदर जागृति आई, तो इसको भक्ति काल को जागरण काल कहा गया, भक्ति काल को जागरण काल कहा गया। फिर जो रीति काल आया, तो रीति काल के अंदर जो जगे हुए लोग थे, जो जागृति आई थी वो सुप्त अवस्था में चली गई थी, वापिस सो गए थे। और रीति काल के अंदर कौन सा साहित्य मिला हमारे को? रीति काल के अंदर वो साहित्य मिला जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखा गया था। कल्पना तो उसमें भी थी भाई, जो कवि है वो कल्पना करके ही तो लिख रहे थे, उनकी बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर रहे थे, पर वो कल्पना कौन सी थी? वो कल्पनाएं सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित थी। उनका जो ध्यान है वो सर्वहारा वर्ग तक, निम्न वर्ग तक नहीं गया, वो सिर्फ राजा महाराजा जिसके आश्रय में रहते थे वहां तक ही सीमित थे। उसके बाद में हमारा आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में जो भारतेंदु काल था, उस भारतेंदु काल को हमने क्या कहा था? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण का काल मतलब था कि जो भक्ति काल के अंदर जो जागृति थी वो वापस पुनर्जागरण में हमारे को वापस देखने को मिली, तो इसके अंदर वापस जगे, तो ये जागरण काल हो गया, ये पुनर्जागरण काल हो गया। और फिर द्विवेदी युग में क्या था? द्विवेदी युग में था कि जागरण सुधार काल, यानी जो भारतेंदु युग में जो रचनाएं लिखी गई थी, जो जागृति आई, उस जागृति में सुधार हुआ, द्विवेदी युग में उसमें सुधार हुआ। और फिर यहां से सुधार होकर अब हम बात करते हैं हमारे छायावाद की। तो छायावाद में क्या है? छायावाद के अंदर नया एक साहित्य लिखा। नया क्या लिखा? कि छायावाद कल्पना प्रधान काव्य था, इसके अंदर वापस कल्पनाएं पैदा हुई। जिस प्रकार ये रीति काल में जो कल्पना तो थी पर वो सिर्फ राजा महाराजाओं से संबंधित थी, पर ये समझ में आ रहा है, तो छायावाद कल्पना प्रधान काव्य है। एक बार मैं वापस इसको इरेज करता हूं। तो हमारा छायावाद है वो कल्पना प्रधान काव्य है। छायावादी काव्य में अनुभूति की गहराई देखने को मिलती है, यानी जो गहराई तक, जो अनुभव, जो चीजें होती है वो गहराई तक चली गई छायावाद के अंदर। छायावाद युग खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहलाता है, मोस्ट लाइन है, यानी खड़ी बोली है उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। भाई भारतेंदु युग था, उस भारतेंदु युग के अंदर गद्य और पद्य, तो उसके अंदर ब्रज भाषा और यानी पद्य के अंदर ब्रज भाषा चल रही थी और हमारा गद्य वो खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। द्विवेदी युग आया, उसके अंदर गद्य और पद्य दोनों खड़ी बोली में लिखा जाने लगा, पर इतना सुधार नहीं हुआ था जितना छायावाद में हुआ। तो छायावाद युग है वो खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहलाता है। छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि कहा जाता है, यानी पलायनवादी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, जगह बदलना। तो छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है किस काल के कवियों को पलायनवादी कवि कहा जाता है? तो छायावादी कवि है वो पलायनवादी कवि कहलाते। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा, ये परिभाषा मोस्ट है, यानी आचार्य शुक्ल है उन्होंने कहा कि जो छायावाद है वो अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। इसके बाद में है जयशंकर प्रसाद की रचना झरना 1918 ईस्वी को छायावाद का की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद की जो झरना रचना है उस झरना में हमारे को छायावादी झलक देखने को मिलती है, इसीलिए 1918 ईस्वी से छायावाद की शुरुआत माना गया है, क्योंकि जो डॉक्टर नगेंद्र 1918 से ही माना है। वैसे 1920 है वो छायावाद की समय सीमा मानी गई, 1918 भी मानी गई, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो झरना है उसको क्या माना जाता है? छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी 1935 ईस्वी को छायावाद की चरम परिणति माना गया है, क्योंकि 1935 में जो छायावाद की जो अंतिम रचना है कामायनी वो जयशंकर प्रसाद की वो रचित हुई थी, और 1935 में जो छायावाद है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, और उसके बाद में छायावाद की समय सीमा 1936 में आकर समाप्त हो जाती है।
और 1936 से 1943 ईस्वी तक आगे का युग है वो प्रगतिवादी युग कहलाता है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे है छायावाद के प्रमुख कवि, जिसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। हमने इसके अंदर अच्छे से छायावाद को देखा है, अच्छे से समझा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।